दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारत के पठारी भाग के बारे में। दोस्तों भारत के पठारी भाग के बारे में चर्चा करें उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि पठार होता क्या चीज है। दोस्तों पठार एक ऐसा चीज होता है जो जमीन से तो ऊंचाई पर रहता है लेकिन ऊपर एक समतल होता है। अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई मेज है। मेज क्या है, ऊंचाई पर है और एकदम शार्प ऊंचा है, लेकिन उसके ऊपर में एकदम प्लेन रहता है। कुर्सी आप अपना बुक टेबल खाना पीना कुछ भी रखो एकदम ऐसे ही सेफ रहेगा जैसे जमीन के नीचे रखने पर होता है। और दोस्तों उसी तरीके से जो पठार जो जमीन की ऊंचाई पर स्थित होता है, और ऊंचाई तो पहाड़ों की तरह लगभग होती है लेकिन उसके ऊंचाई पर प्लेन जमीन होती है। मतलब आप वहां पर आप ऊंचाई पर जब पठार के जाओगे तो आप देखकर नहीं समझ पाओगे कि ये पठार है कि मैदान है। लेकिन वही जो पहाड़ होता है ऊंचाई पर तो होता है लेकिन पूरा ऊपर खबर रहता है। जाते के साथ ही समझ जाओगे नहीं भैया ये पहाड़ी है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर भारत के पठारी भाग के बारे में बात किया जाए तो भारत के पठारी भाग को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना भूमि कहते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि हम लोग की भारत की सबसे जो प्राचीन भूभाग है वो पठारी भाग ही है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि जो भारत का जो पठार है ना उसका पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है और पश्चिमी विस्तार जो है गिर के जंगल है, गिर की पहाड़ियों तक है, ऐसा मान सकते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि भारत के पठारों का सामान्य ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर के आसपास होता है। और दोस्तों आप लोग को साथ में भी बता दूं कि हम लोग का जो पठार है उसमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए ये औद्योगिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। और दोस्तों अभी के युग में ये मान के चलिए कि डेवलप्ड वही इलाका करेगा जिसके पास पठार है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बात किया जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए जितने भी जो बड़े बड़े प्लांट है, जैसे राउरकेला का प्लांट हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, छत्तीसगढ़ का भिलाई स्टील प्लांट हो गया, या साउथ इंडिया का तमिलनाडु का सेलम प्लांट हो गया, या भद्रावती प्लांट हो गया, जितने जो बड़े बड़े प्लांट है जिनका मैं अभी नाम नहीं भी ले पाया हूं, उन सब के सब एक आध दो को छोड़ के बात करोगे ना तो सब के सब आपको पठार पर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पठारों पर रिच पठारों पर रिच मिनरल होते हैं और ये मिनरल ये खनिज वो जो प्लांट लगते हैं, उद्योग लगते हैं, उसके लिए डायरेक्ट कच्चा माल प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में लोग जानेंगे भारत के प्रमुख पठारों के बारे में, थोड़ा उसकी उत्पत्ति जान लेंगे और उसका फैलाव कहाँ तक है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हालांकि दोस्तों ये जानना उनको भी चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि ये चीज़ हर एक को जानना ही चाहिए। दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में लोग सबसे पहले आते हैं दक्कन के पठार को लेकर। दोस्तों जो दक्कन का पठार है दोस्तों वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला है। और दोस्तों बता दूं इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। मतलब कि एक जीके और याद कर लीजिए, भारत का जो सबसे फैलाव वाला पठार है, सबसे बड़ा पठार क्या है? दक्कन का पठार है। और दोस्तों अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो ये लावा से निर्मित है। और दोस्तों साथ में एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो दक्कन का पठार है ना दोस्तों भारत का बेसाल्टी लावा प्रदेश है। अब दोस्तों हम लोग इसके बाद बात करते हैं मालवा का पठार के बारे में। दोस्तों जो मालवा का पठार है ना दोस्तों वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैला है। और दोस्तों ये जो पठार है ये भी लावा से निर्मित है। और दोस्तों उसके बाद आते हैं हम लोग बुंदेलखंड का पठार। दोस्तों जो बुंदेलखंड का जो पठार है ना वो ग्वालियर का पठार और विंध्याचल का जो पठार है ना उसके बीच में स्थित है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। और दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं बघेलखंड का पठार। दोस्तों बघेलखंड का जो पठार है ना वो नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। सब जगह को आप नोट करते जाइएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों छोटा नागपुर का जो पठार है उसको नोट करके रखिएगा, ये भारत का बहुत प्रमुख पठार है। दोस्तों छोटा नागपुर का पठार का अगर विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार नोट करिए, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल तक है। दोस्तों इस पठार में अबरक की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलती है और दोस्तों कोयले की भी बहुत प्रचुर मात्रा इस पठार में पाई जाती है। और दोस्तों इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और दोस्तों रूर का मतलब आपको समझा दूं दोस्तों, रूर जर्मनी का एक औद्योगिक जगह है और वो जगह एक खनिज आधारित उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसकी तुलना उससे की जाती है इसके विकास को देखकर, इसीलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। और दोस्तों भारत के खनिज संसाधन की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो सबसे समृद्ध पठार क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। तो दोस्तों इसीलिए देखिएगा जो बड़े बड़े स्टील प्लांट जैसे राउरकेला हो गया, बोकारो स्टील प्लांट हो गया, दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, सब के सब कहाँ है?
छोटा नागपुर के पठार पर ही अवस्थित है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं तेलंगाना का पठार। दोस्तों तेलंगाना का जो पठार है दोस्तों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला है और दोस्तों ये मुख्य रूप से आर्कियन और धारवाड़ जो संरचना की चट्टाने से ये पठार का निर्माण हुआ है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग आते हैं दंडकारण्य का पठार। दोस्तों दंडकारण्य का पठार का विस्तार अगर देखा जाए तो उसका प्रमुख विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। अब दोस्तों उसके बाद हम लोग आते हैं मेघालय का पठार। दोस्तों अगर मेघालय के पठार की अगर स्थिति को जानेंगे तो मेघालय के पठार की जो स्थिति है वो मेघालय राज्य में है और दोस्तों बता दूं इसी पठार पर भारत बोलना ठीक भी नहीं रहेगा, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मासीराम चेरापूंजी अवस्थित है और दोस्तों इसी पठार पर चेरापूंजी खासों की पहाड़ियां भी स्थित है। और दोस्तों एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो मालदा दर्रा है ना दोस्तों वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार को और राजमहल जो सेनिया के जो पहाड़ियों को अलग करता है। दोस्तों एकदम अच्छे से नोट करके रखिएगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने का इसका प्रबल ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों पठार के बारे में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको अभी मैं शेयर किया हूं जो अगर आप इसे नोट करके रखते हैं तो इसका कमाल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।